बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि फिर वही बात बोले नीतीश, अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। शपथ लेने के बाद सीएम की पहली प्रतिक्रिया। 30 शहरों से गायब होंगे भिखारी, बीजेपी की मोदी सरकार का नया टारगेट। मेरी गर्दन पकड़ लेना, प्रशांत किशोर ने अब बीजेपी को लेकर के कर दी बड़ी भविष्यवाणी। अब आसान नहीं होगा टेलीविजन खरीदना, ग्राहकों के लिए आई झटका देने वाली खबर। सीएम साहब से भी अमीर है उनका बेटा, नीतीश के पास फ्लैट तो निशान के पास भव्य कोठी। हिना साहब और ओसामा साहब दोनों हो सकते हैं जेडीयू में शामिल, बीजेपी भी तैयार। मुरेठा ही नहीं उतरेंगे बल्कि सिर भी मुंडवाएंगे सम्राट चौधरी, भाजपा नेतृत्व के सामने फिर कर दिया बड़ा ऐलान। भीषण ठंड से जल्द राहत नहीं, इन जिलों में शीतलहर का कहर, जाने कब बदलेगा मौसम। नौकरी और रोजगार को लेकर के सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान, बोले पूरे करेंगे युवाओं के अधूरे सपने। बिहार सरकार दे रही 1 लाख जीतने का मौका, कैसे उठाएं फायदा, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। नीतीश के जाने का गठबंधन पर कोई भी असर नहीं होगा, आया कुमार गया कुमार, जाने किसने कही ये बात। जदयू को तोड़ने की हो रही थी कोशिश, सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, जाने कब खोलेंगे सिर पर बंधा मुरेठा, कर दिया बड़ा खुलासा। पीएम मोदी 4 फरवरी को आएंगे बिहार, पटना की जगह यहां से करेंगे चुनावी प्रचार की शुरुआत। बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने उठाई देश में जातीय गणना की मांग, बोले सामाजिक आर्थिक न्याय के बिना विकास संभव नहीं। नीतीश की नई सरकार गांव पर मेहरबान, प्यास बुझाने के लिए कुएं सुधारने का किया बड़ा फैसला, खर्च करेगी 70,000 रुपए। नीतीश से हुए गठबंधन से बीजेपी वर्कर निराश, केडीबी लाइव में फोन करके जाहिर किया अपना दुख। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज पहुंचे राहुल गांधी ने बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से के पहले दिन राहुल गांधी ने किशनगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश तभी विकसित होगा जब लोगों को सामाजिक और वित्तीय न्याय मिलेगा। यही वजह है कि देश में जाति आधारित जनगणना जरूरी है। एक बार लोगों को अपनी व्यावसायिक आबादी का पता चल जाए तो उन्हें सामाजिक और वित्तीय न्याय मिलने में कोई भी नहीं रोक सकता और देश भी प्रगति करेगा। किशनगंज के शहीद अशफाकुल्लाह खां स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए यहां बिहार आया हूं। जब मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की और 40,000 किलोमीटर की यात्रा की तो फिर कई लोगों ने कहा कि हमारी यात्रा उस भूमि पर नहीं गई जो सामाजिक न्याय के लिए जानी जाती है। उन्होंने मुझसे पूर्वोत्तर क्षेत्र से महाराष्ट्र तक एक और यात्रा करने के लिए कहा और मैंने स्वीकार कर लिया और भारत जोड़ो यात्रा में न्याय जोड़ करके मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं मणिपुर से आया हूं और बीजेपी की विचारधारा को करीब से देखा हूं। मैं मणिपुर के लोगों से बातचीत करता हूं। मणिपुर राज्य 7 महीने से बीजेपी और आरएसएस की विभाजनकारी विचारधारा के कारण जल रहा है। उन्होंने मणिपुर में लोगों को 2 समुदाय में बांट दिया है। हालात ऐसे है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री पिछले 7 महीने से वहां नहीं गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 2 भाइयों के बीच झगड़ा कराना बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किशनगंज के मैदान में कहा कि वे नफरत की राजनीति में विश्वास करते हैं और इसलिए हमने मोहब्बत की दुकान के बारे में भी बात की है। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, यह केवल प्यार मोहब्बत से ही खत्म होता है और इसीलिए मैंने मोहब्बत की दुकान के बारे में बात की है।
दोस्तों, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुओं का जीर्णोद्धार की योजना अंतिम चरण में पहुंच गई है। जहां आंकड़ों के अनुसार प्रथम चरण में जिले के 906 कुओं के जीर्णोद्धार की योजना तैयार की गई है, जब प्रत्येक कुएं के जीर्णोद्धार पर 70,000 रुपए की राशि खर्च की जानी थी। अब तक इनमें 711 कुओं का जीर्णोद्धार पूर्ण कर लिया गया है। अब भी जिले में 195 कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य अधूरा है। साल 1917 में बिहार में सर्वे का कार्य संपन्न कराया गया था। जिस सर्वे के दौरान कुएं की भी गणना की गई थी। इस गणना के अनुसार पूरे जिले में 7,000 से अधिक छोटे बड़े कुएं मौजूद थे। जहां तब इन कुओं से निकलने वाली पानी पीकर के लोग अपने प्यास बुझाते थे। यह खेतों की सिंचाई का प्रमुख साधन में से एक कुआं भी था। जहाँ समय के साथ व्यवस्था की मार कुओं पर पड़ने लगी और कुआं सूखने लगा। दोस्तों, नीतीश कुमार से गठबंधन करने पर बीजेपी के वर्कर नाराज है। जो केडीवी लाइव को फोन करके नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेडीयू के बीजेपी के साथ करने पर बीजेपी को भारी नुकसान होगा। ये कहना है बीजेपी के वर्कर का, बीजेपी के सपोर्टर का। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार से गठबंधन करके भाजपा ने बिहार में एक बार फिर से सरकार बना ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और विनोद तावड़े तक सभी नेता इसके लिए बधाई दे रहे हैं। लेकिन आम भाजपा कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व के इस निर्णय से सहमत नहीं है। जब वे निराश हैं, ये केडीवी लाइव को फोन करके अपना दुख पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। जहां बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं का साफ साफ कहना है कि ये भाजपा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाजपा ये करके बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा भाजपा को। बीजेपी कार्यकर्ता और सपोर्टरों का कहना है कि इस पूरे सौदे में भाजपा को भारी घाटा हुआ है। राम मंदिर और मोदी लहर का फायदा उठाते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर से मजबूत हो जाएंगे, जबकि अपने दम पर बिहार में मजबूत हो चुकी भाजपा एक बार फिर से नीतीश कुमार की बैसाखी बनकर के रह जाएंगे और भाजपा को इससे भारी नुकसान होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को बिहार आएंगे। जी हाँ, बिहार आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचेंगे। वहां सिंदरी में खाद कारखानों का शुभारंभ करने के बाद वे बिहार के लिए रवाना होंगे। जब वे दिन के करीब 1:30 बजे तक बेतिया पहुंचेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम मोदी के साथ मंच भी साझा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक पटना के गांधी मैदान से लोकसभा चुनाव का प्रचार की शुरुआत करते आए हैं। ये पहली बार होगा जब वो बिहार में बेतिया से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में शामिल हुए जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर के फिर से बिहार में सरकार बनाई है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी थी। जो उन्होंने कहा था कि एनडीए गठबंधन की सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। मुझे विश्वास है कि ये टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। वहीं पर नीतीश कुमार ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट का जवाब देते हुए रीट्वीट करते हुए लिखा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके द्वारा दी गई बधाई एवं शुभकामनाओं के लिए अपनी ओर से समस्त बिहार वासियों की ओर से आभार प्रकट करता हूं। अब बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ नई सरकार का गठन हो चुका है। जनता मालिक है और फिर उनकी सेवा करना है। दोस्तों, बिहार की सियासत अब यू टर्न ले रही है और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। जहां इस नई सरकार में 2 नए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोमवार को बड़ा ऐलान कर दिया है और बताया है कि आखिर बिहार की सियासत ने क्यों यू टर्न लिया है। पटना में मीडिया से मुखातिब होते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ऑफर मिला तो फिर एनडीए की सरकार बनी। इसके साथ ही सम्राट चौधरी बड़ा दावा किया और कहा कि लोकतंत्र शर्मसार हो रहा था और जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। जेडीयू को सरकार में रहकर के लोग ये कह रहे थे कि 2024 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी। सारी स्थिति को हम लोगों ने देखा जब बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में समता पार्टी के साथ गठबंधन किया था और लगातार एनडीए बना करके सभी चुनाव में हम साथ लड़ते रहे। साल 2005 में जंगल राज को समाप्त करके बिहार में सुशासन स्थापित किया है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि अब हम बिहार में विकास के लिए लगातार काम करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 10 लाख रोजगार दिए जा रहे हैं, बहाली होगी जब बिहार का विकास होगा और राजस्व में वृद्धि होगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2020 के जनमत का हमने सम्मान दिया
और आगामी चुनाव में हमारी बम्पर जीत होगी। वहीं मुरेठा खोलने के सवाल पर बिहार के नवनियुक्त डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जब मेरी मां का निधन हुआ था तो मैंने मुरेठा बांधा था। मैं व्यक्तिगत तौर पर कमिटमेंट में रहता हूं। बीजेपी मेरी दूसरी मां है। विरोधी दल के नेता के तौर पर मैंने मुरेठा बांधा था। जब पार्टी के सम्मान में अगर मुझे सिर मुंडवाना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैं अयोध्या जा रहा हूँ और वहीं अपने सिर भी मुंडवाऊंगा और मुरेठा भी भगवान राम के चरणों में अर्पित करूंगा। वहीं बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में परिवर्तन हुआ है। बिहार को जिस रास्ते पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ले जा रही थी, बीजेपी ने उसे बचा लिया है। जब बिहार में जनादेश तो सुशासन के लिए मिला था, जब सेवा करने का अब मौका मिला है। दोस्तों, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम बताया है। जब उन्होंने कहा है कि रावण का भाई विभीषण श्री राम की शरण में जा सकता है तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं। अब वो सही मायने में राम जी के चरणों में पलट गए हैं। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा है कि अब जो कुछ हो रहा है अच्छा है। नीतीश कुमार को सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। जब वह पलटू राम है और अब राम जी के चरणों में पलट गए हैं। दोस्तों, बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। नीतीश कुमार की पाला बदलने से बिहार की लोकसभा सीटों के समीकरण भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से सीवान लोकसभा सीट से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सीवान लोकसभा सीट से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की टिकट पर पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो चुकी है। जब सूत्रों की माने तो जदयू नेताओं को शीर्ष नेतृत्व लगातार हिना साहब से संपर्क कर रहे हैं। जब आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हिना साहब और ओसामा साहब को जदयू में लाने की तैयारी चल रही है। जब सियासी अटकलों का बाजार इस वजह से भी गर्म है कि सीवान में हुए उपचुनाव में हिना साहब ने अप्रत्याशित रूप से भाजपा उम्मीदवार का समर्थन किया था। जब लोकसभा चुनाव के दौरान हिना साहब के समर्थकों ने काफ़ी तादाद में जदयू की कविता सिंह को वोट किया था। जब सीवान सीट से जदयू की टिकट पर कविता सिंह सांसद चुनी गई थी। जब सीवान की मौजूदा सांसद कविता सिंह है। जब इस बार के लोकसभा चुनाव में राजद की टिकट पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी की चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। ऐसे में राबड़ी देवी को टक्कर देने के लिए हिना साहब की सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर एनडीए देख रही है। जब खबर यह भी है कि हिना साहब और ओसामा साहब लोजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद समीकरण बदले। एनडीए की तरफ से जदयू के खाते में सीवान लोकसभा सीट जाने की उम्मीद है। जब सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार का गठबंधन इसी शर्त के आधार पर बिहार में भाजपा से तय हुआ था। जब भारतीय जनता पार्टी भी हिना साहब को एनडीए का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में राजद को सियासी मात देने के लिए हिना साहब को चुनावी मैदान में उतारा जा सके। जब लोजपा के अध्यक्ष सह पूर्व सांसद जमुई सांसद चिराग पासवान भी इस पक्ष में हैं। अब देखना यह होगा कि हिना साहब और ओसामा साहब किस तरफ देख सकते हैं, किस तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, साल 2020 के विधानसभा चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री की उम्मीदवार घोषित करके चर्चा में आई प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोली है। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी। जब इसके बाद लिखा है कि सीएम के रूप में निसंदेह नीतीश कुमार की ये आखिरी पारी है। 20 महीने बचे हैं, वह स्वस्थ रहें ताकि उनके व्यक्तित्व और फिर व्यवहार से बिहार को और शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। जब हम उम्मीद करते हैं कि जाते जाते वे राज्य हित कुछ अच्छा कर पाएंगे, मैं उन्हें बधाई देती हूँ। आपको बता दूं कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कसम खा रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद ऐलान करते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार को मैं जब तक गद्दी से नहीं हटा दूंगी तब तक अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाऊंगी। इस बार हुए तख्ता पलट में कुछ उम्मीद जगी थी कि मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से चेहरे से मास्क नहीं उतर सका। कुछ दिन पहले ही नकाब वाली नेत्री के नाम से मशहूर पुष्पम प्रिया चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला था। जब सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था कि नीतीश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय 2500 से 5000 बढ़ा करके एहसान करने का काम किया है। विधानसभा प्रतिनिधियों को लाखों रुपए वेतन और फिर अन्य भत्ते और सुविधाएं दी जा रही है। जो वहीं इसी बिहार में पंचायत जनप्रतिनिधियों को चिल्लर दिया जा रहा है।
दोस्तों, मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर घना कोहरा और फिर शीत दिवस के भी आसार जताए गए हैं। इसके अलावा बिहार के अन्य जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं कल बिहार के 7 जिले शीतलहर और शीत दिवस की चपेट में रहे, जब पटना, पूर्णिया, वाल्मीकि नगर, भागलपुर में घना कोहरा छाया रहा, जबकि राजधानी सहित बिहार के अधिकतर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रिकॉर्ड किया गया, जब कई शहरों का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। जब बिहार का सबसे ठंडा शहर 3.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबौर, जबकि 24.5 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान के साथ औरंगाबाद सबसे गर्म रहा। हालांकि मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार में लोगों को न सिर्फ दिन में ठंड से राहत मिलेगी, बल्कि न्यूनतम पारा भी चढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जब पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने के चलते मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित 14 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। वहीं 17 शहरों का न्यूनतम पारा चढ़ा है, जहां पटना 7, वाल्मीकि नगर 6, मुजफ्फरपुर 8, नवादा 0.6, शेखपुरा 1.0, किशनगंज का 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल सबौर बिहार का सबसे शीतलहर दर्ज किया गया। वहीं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, मोतिहारी में भीषण शीत दिवस और पूर्णिया शीत दिवस की चपेट में रहा। दोस्तों, बिहार में सत्ता समीकरण बेशक बदल गया हो, लेकिन सरकार की प्राथमिकता नहीं बदली है। यह सरकार से महागठबंधन की विदाई होने और फिर एनडीए का हिस्सा बन जाने के बावजूद सरकार की प्राथमिकता युवा, रोजगार और फिर नौकरी ही है। नई सरकार बनने के बाद पहली बार पत्रकारों से विधिवत बात करते हुए बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने संयुक्त रूप से अपनी प्राथमिकता बताई है। सम्राट चौधरी ने बताया है कि किस परिस्थिति में जदयू के साथ मिलकर के सरकार बनाने का फैसला किया। उन्होंने पत्रकारों को बिहार के विकास का पूरा रोड मैप बताया है। जी हां, सम्राट चौधरी ने कहा है कि पिछले 48 घंटों में आपने देखा कैसे बिहार की राजनीतिक स्थिति बदली। सम्राट चौधरी ने कहा कि जदयू को तोड़ने का काम किया जा रहा था। जब सरकार में रहते हुए कहा जा रहा था कि जदयू टूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी बीच जदयू की ओर से सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव मिला, उनके दूत आए और फिर हम लोग ने उनका समर्थन दिया। जब नई सरकार में शामिल हुए, हम साथ मिलकर के काम करेंगे। हमारी प्राथमिकता नौकरी और फिर रोजगार है। बिहार को आर्थिक रूप से समृद्ध करना है, यहाँ निवेश लाना है और फिर कानून और व्यवस्था को बेहतर रखना है। इसके आगे उन्होंने कहा कि एनडीए लगातार बिहार के हक के लिए लड़ती रही। 2005 में एनडीए की पहली सरकार बनी, याद कीजिए कितना बेहतर काम हुआ था। अब नई सरकार भी वैसा ही काम करेगी। अब मैं देश में नरेंद्र मोदी और फिर बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा। हम सब नीतीश कुमार के साथ मिलकर के बिहार को बढ़ाने का काम करेंगे। युवाओं के जो सपने अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करेंगे। नीतीश कुमार की ओर से 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा किया जा रहा है। रोजगार देने का काम किया जाएगा। बिहार को रेवेन्यू के स्तर को भी ठीक किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी की शौक रखने वाले लोगों को 1 लाख रुपए तक जीतने का मौका दे रही है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भागीदारी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिहार राज्य का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है और इनाम भी जीत सकता है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में कौन सी थीम पर, कौन से सब्जेक्ट पर आपको फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी बनाना है, इसकी जानकारी जल्द ही राज्य सरकार की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। या इस पर आपको फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करना होगा। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने वाले लोगों को 25,000 रुपये, जबकि द्वितीय पुरस्कार पाने वालों को 10,000 रुपये, वहीं पर तृतीय पुरस्कार पाने वाले को 5,000 और फिर 100 नंबर तक के लिए लोगों को प्रेरणा पुरस्कार 1,000 रुपये दिया जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में जाने से विपक्षी गठजोड़ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किशनगंज में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब आया राम गया राम है। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने को लेकर के कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इसका इंडिया गठबंधन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नीतीश कुमार की शैली है। ये आया राम गया राम नहीं है, बल्कि ये आया कुमार गया कुमार है। रमेश ने यह भी आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार द्वारा विश्वासघात की पूरी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रची गई थी। उन्होंने दावा किया है कि सोमवार सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा के किशनगंज जिले में पहुंचने के बाद कांग्रेस को यहां की जनता से जबरदस्त समर्थन मिला है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ये यात्रा पश्चिम बंगाल
साल से बिहार में दाखिल हुई है। दोस्तों, पहले के ज़माने में बेटियों को बोझ माना जाता था। बेटी होना यानी कि माँ बाप के माथे पर खर्चा बढ़ाना। जब बेटी को पढ़ाओ लिखाओ और फिर उसके बाद दहेज में लाखों रुपए देकर के दूसरे घर भेज दो। खास करके बिहार, जहाँ दहेज प्रथा काफ़ी आम है, यहाँ बेटी को जन्म होते ही माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है। जब उस बिहार में एक शख्स आज अपनी 7 बेटियों की वजह से राजा की तरह जिंदगी जी रहा है। उसकी 7 बेटियां हैं और सभी की सभी बेटियां पुलिस में हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के सारण जिले में रहने वाले राजकुमार सिंह की। राजकुमार की 7 बेटियां हैं और एक बेटा है। जब राजकुमार की 7 बेटियां हुई थी तब उनके घर के आसपास के लोग उन्हें काफ़ी ताना मारते थे। जब इतनी सारी बेटियों की शादी में राजकुमार की सारी जमा पूंजी खर्च हो जाएगी, इस बात की चिंता उसके सारे रिश्तेदारों को थी। लेकिन ये चिंता तानों के रूप में राजकुमार को झेलनी पड़ती थी। लेकिन आज वही लोग राजकुमार के घर की मिसाल देते फिर रहे हैं। जब बिहार के सारण जिले में एक छोटे से गांव में रहते हैं राजकुमार सिंह। आटा चक्की चला करके राजकुमार अपने घर का पालन पोषण करते थे। जहाँ एक समय था जब राजकुमार अपने 8 बच्चों के साथ एक कमरे वाले घर में रहते थे। आसपास के लोग 7 बेटियों का ताना देते थे, लेकिन आज उनकी सारी की सारी बेटियां पुलिस में हैं। इन बेटियों ने अपने पिता के लिए 2 घर बनवा दिए हैं। जो शख्स कभी इस चिंता में था कि उसकी बेटियों का भविष्य जाने कैसा होगा, वो बेटियां आज अपने पिता का भविष्य मजबूत कर चुकी है। जब राजकुमार की 7 बेटियों ने पुलिस परीक्षा पास करके अपनी नौकरी पक्की कर ली है। उनकी सबसे बड़ी बेटी रानी बिहार पुलिस में है, दूसरी एसएसबी में, तीसरी सोनी सीआरपीएफ, चौथी प्रीति क्राइम ब्रांच में, 5वीं पिंकी एक्साइज पुलिस में, 6ठी भी बिहार पुलिस में और फिर 7वीं नन्ही कुमारी जीआरपी में कार्यरत हैं। अब आसपास के लोग राजकुमार को ताने नहीं बल्कि उसकी मिसाल देते हैं कि बेटी बोझ नहीं, बोझ समझने वालों के लिए इन बहनों की कहानी एक करारा जवाब है। दोस्तों, बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। जी हाँ, सुबह 11:30 बजे ये बैठक चली जो खत्म हो गई। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ सभी मंत्रियों ने एक दूसरे से मुलाकात की और अभिवादन किया। इसके बाद कई मुद्दे पर चर्चा की गई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आज की कैबिनेट की मीटिंग में आगामी बजट सत्र पर चर्चा हुई है। जब कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि अब बजट सत्र 5 फरवरी की बजाय 12 फरवरी से शुरू होगा और 29 फरवरी तक चलेगा। जी हां, गौरतलब है कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की यह पहली बैठक थी जो 11:30 बजे शुरू हुई थी। इधर कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जेडीयू के सांसद सीएम आवास पहुंच गए। सभी सांसदों के साथ सीएम नीतीश कुमार ने बैठक शुरू कर दी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की सांस टूटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां एक और ममता बनर्जी के साथ ही पंजाब की आम आदमी पार्टी ने साथ छोड़ा तो फिर वहीं नीतीश कुमार भी साथ छोड़ दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन की छत के नीचे आए विरोधी दलों का सपना आखिरकार कैसे पूरा हो गया। तो फिर वही दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ही इंडिया गठबंधन को वेंटिलेटर पर होने की बात कह दी है। इसी के साथ ही ये भी कहा दिया है कि नीतीश कुमार ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। साथ ही सवाल खड़ा किया है कि आखिर क्या होगा इंडिया गठबंधन का। तो फिर वही दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ही इंडिया गठबंधन को वेंटिलेटर पर होने की बात कह दी है। इसी के साथ ही ये भी कहा दिया है कि नीतीश कुमार ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। साथ ही सवाल खड़ा किया है कि आखिर क्या होगा इंडिया गठबंधन का। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती, जिसे जाना हो जाओ। जब कांग्रेस एक महान पार्टी है, इंडिया गठबंधन जब से बना तभी से ये गंभीर बीमारियों से ग्रस्त में हो गया, जहाँ अंत में वेंटिलेटर पर गया। जहाँ कल नीतीश कुमार ने इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ माह पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के साथ चले गए हैं और इसको लेकर के राजनीति काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया है। नई सरकार के बनते ही विपक्षी दल नीतीश कुमार पर हमलावर है। जब कोई उन्हें अवसरवादी तो कोई पलटूराम तथा आयाराम गयाराम कह रहे हैं। इन सब के बीच जनसुराज अभियान के मुखिया एवं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ती तो अधिक फायदे में रहती। प्रशांत किशोर ने कहा कि
इंडिया ब्लॉक को धराशायी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले लड़ती तो अधिक फायदे में रहती। नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश जीवन के अंतिम पारी खेल रहे हैं, वे कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता। जब जनता ने उनको नकार दिया है, इसीलिए वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए क्लीन स्वीप करेगा और एक ही मुद्दा होगा, वह है नरेंद्र मोदी। जब उन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव होगा, अभी कोई भी आसपास नजर नहीं आता है। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि सभी पार्टी पलटूराम है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि 2025 के चुनाव में यह गठबंधन भी नहीं चल पाएगा। इस घटना से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ती तो फिर वो जीतने की स्थिति में रहती। नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार धूर्त है, बिहार के लोगों को ठग रहे हैं। बिहार की जनता सूद सहित जनता वापस करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी छोड़ देगी या फिर उनके चेहरे को आगे करके लड़ेगी तो फिर जनता इनको छोड़ देगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर से देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके पीछे का कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुराने साथी एनडीए का दामन थामना है। जहां दरअसल ये साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर के बिहार में अपनी सरकार बनाई थी। इसके बाद साल 2022 में एनडीए और भाजपा को छोड़ करके नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार एनडीए और भाजपा के साथ आ गए हैं। ये सब अभी हुआ ही था कि पटना की सड़कों पर लालू प्रसाद परिवार से जुड़ा हुआ एक पोस्टर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्टर काफ़ी वायरल हो रहा है जो लालू परिवार से जुड़ा हुआ है। पोस्टर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें लालू परिवार के दो अलग अलग समयों को दर्शाया गया है। एक तरफ ब्लैक एंड वाइट फोटो में लालू परिवार का वो पुराना समय दिखाया गया है जब उनके पास संपत्ति एक आम आदमी जितनी थी। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एक हाउसवाइफ की तरह अपना घर संभालते हुए नजर आ रही है। अब पोस्टर के मुताबिक दिखाए गए लालू परिवार के दूसरे समय की बात करें तो जिसे रंग बिरंगी तस्वीरों में से दर्शाया गया है। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्राइवेट जेट में बैठ कर के केक काट रहे हैं और उसके साथ ही दूसरी तस्वीर में एक आलीशान बंगला दिखाया गया है। पोस्टर में फर्श से अर्श तक लिख करके ये दर्शाया जा रहा है कि लालू परिवार गरीबी से अमीर बन गया। जब पोस्टर में ऊपर लिखा गया है कि चिंता बिहार की नहीं परिवार का, डूबता बहिरा उड़ता परिवार। आपको बता दूं कि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन पोस्टर को सड़कों पर किसने लगवाया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट 75 साल का हो गया है। जी हाँ, रविवार को सर्वोच्च न्यायालय के 75 साल होने पर आयोजित कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फ्यूचर प्लान बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यक्रमों को संबोधित किया और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। जहाँ CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अपने डिजिटल डेटा को क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र कर देगा। यह एक संस्था के रूप में प्रासंगिक बने रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्षमता के लिए चुनौतियों को पहचानने और फिर कठिन बातचीत शुरू करने की ज़रूरत है। CJI चंद्रचूड़ ने बताया है कि डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट लोगों को डिजिटल फॉर्मेट में निर्णय निःशुल्क यानी कि फ्री में उपलब्ध कराएगी। 1950 के बाद से 36,308 मामलों को कवर करने वाली सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टरों के सभी 519 खंड डिजिटल फॉर्मेट में बुकमार्क किए गए हैं। ये यूजर्स के अनुसार ओपन एक्सेस के लिए उपलब्ध होगी। जब 75 साल होने पर सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। वेबसाइट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह के दौरान लॉन्च किया। जब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में किया गया था। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा है कि आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। संविधान के माध्यम से लोगों ने खुद को ये न्यायालय सौंपा है। संविधान साथ नागरिकों के प्रति पारस्परिक सम्मान के बारे में है। जैसे CJI ने कहा है कि हम टेक्नोलॉजी से लैस एक वार रूम खोलने की कगार पर हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के रियल टाइम के न्यायिक डेटा की निगरानी कर सकेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है जो अभी हाल ही में बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे किसका हाथ है? नहीं पता है ना? चलिए हम आपको ही बताएं। आपको बता दूं कि इसके पीछे JDU के विधायक और मंत्री संजय झा का हाथ है।
जी हाँ, संजय झा ने ही ये सब करवाया है, यानी कि संजय झा ने ही इंडिया महागठबंधन से जदयू को अलग करके भाजपा में शामिल कराया। हम अभी इसके बारे में आपको कुछ बातें बताने वाले हैं। आपको बता दो कि बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले ली है। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा देते हुए महागठबंधन से किनारा कर लिया है। अब वे एक बार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर के सत्ता पर काबिज हो गए हैं। 10 साल में ये दूसरी बार है कि जब नीतीश कुमार भाजपा का दामन थामे हैं। लेकिन इस सियासी उथल पुथल के असली खिलाड़ी का पता चला है। जी हाँ, दरअसल संजय कुमार झा ही जदयू की तरफ से बीजेपी को साथ मिला करके गठबंधन की दीवार खड़ी करने में जुटे थे। संजय कुमार झा को नीतीश कुमार का खासम खास माना जाता है, जब फिलहाल वे जदयू के राष्ट्रीय महासचिव है। आपको बता दें कि 2017 में जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन करने में संजय झा ने अहम भूमिका निभाई थी। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने साल 2022 में खुद इस बात को बताया था। वहीं इस बार भी जब नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चाएं हुई तो फिर सबसे पहले संजय कुमार झा को ही मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया था। जब संजय झा का जन्म मधुबनी जिले के झंझारपुर के अररिया गांव में हुआ था। जी हाँ, गांव का नाम अररिया है। जब उनके पिता का नाम स्वर्गीय जिपच झा है। जब वहीं 1989 में दिल्ली के इनकलाबी नेहरू विश्वविद्यालय से संजय कुमार झा ने इतिहास में एमडी की पढ़ाई की थी। संजय कुमार झा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा से की थी, जिसके बाद साल 2012 में वे जदयू में शामिल हो गए थे। जब 2014 में उन्होंने जेडीयू से दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वे नहीं जीत पाए, जिसके बाद उन्हें विधान परिषद भेज करके राज्य कैबिनेट में शामिल कराया गया था, जहां उनको मिथिलांचल में एक ब्राह्मण समुदाय के बड़े चेहरे के तौर पर भी देखा जाता है। वे बिहार राज्य योजना परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन से अलग होकर के नीतीश कुमार के एनडीए के साथ खड़े होने का असर न सिर्फ बिहार की राजनीति में दिखेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति और फिर संसद के अंदर भी दिखाई देगा। जब इससे संसद का गणित बदलेगा। कामकाज के लिहाज से वैसे तो केंद्र सरकार का कार्यकाल अब कम दिनों का है, लेकिन 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में अब जेडीयू भी इसके साथ खड़ा दिखेगा। जहाँ अभी तक उसके सभी सांसद विपक्षी गठबंधन के साथ खड़े दिखते हैं, जब इससे सरकार को एक नई ताकत जरूर मिलेगी। जब संसद के दोनों सदनों की बात करें तो लोकसभा में जेडीयू के 16 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में उसके 5 सांसद हैं। ये बात अलग है कि लोकसभा में सरकार के पास पहले से पर्याप्त बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में उनके पास अभी बहुमत नहीं है। ऐसे में उसे जेडीयू के समर्थन की ज़रूरत रहेगी। जहाँ राज्यसभा में भाजपा के पास अभी 93 सीटें हैं, जबकि एनडीए दलों को मिलाकर के उनके पास करीब 108 सीटें हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। जहां नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ये पहले परसों ही हो चुका है। जब वहीं इससे पहले राजभवन में एक अलग तस्वीर देखने को मिली। दरअसल नीतीश कुमार जैसे ही राजभवन में शपथ लेने के लिए पहुंचे थे तो उसी दौरान उनके सामने चिराग पासवान भी खड़े थे। जब चिराग के पास पहुँचते ही नीतीश कुमार थोड़ी देर के लिए रुके और मुस्कुराते हुए चिराग पासवान की ओर देखा। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पैर छूकर के आशीर्वाद भी लिया। जब इस दौरान दोनों के बीच कुछ क्षणों के लिए बातचीत भी हुई। जब वहीं चिराग पासवान ने मुस्कुराते हुए ही नीतीश कुमार का अभिवादन किया। इस तस्वीर के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से ये चर्चा उठने लगी है कि क्या चाचा नीतीश कुमार और भतीजा चिराग पासवान के बीच नाराजगी दूर हो गई है। हालांकि इससे पहले ही उसी दिन, यानी कि जिस दिन ये मामला हुआ उसी दिन सुबह पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने कहा था कि हमारे लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। जो सोच प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं विकास की, डबल इंजन की सरकार की, वही हम भी रखते हैं। जहां हम लोगों का भी बिहार फर्स्ट का विजन है, बिहारी फर्स्ट का विजन है। मैंने पूर्व में भी कई बार कहा है कि मेरा नीतिगत विरोध नीतीश कुमार से था और है, और संभवतः अगर उन्हीं की नीतियों पर चले तो फिर आगे भी विरोध रहेगा। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम की कुर्सी भाजपा कोटे से जिन 2 चेहरों को मिली है उनमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा शामिल है। जब नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ने शपथ ली, इसके बाद उसके अलावा मंत्री के तौर पर विजय चौधरी, श्रवण कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार, संतोष कुमार सुमन, विजेंद्र यादव, सुमित सिंह ने शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के घटक दल के सभी नेता मौजूद रहे, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, जीतन राम मांझी शामिल हुए। अब लोगों को हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इस नारे के साथ भाजपा की मोदी सरकार ने अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। इसके लिए 30 शहरों की सूची भी तैयार कर ली गई है। मकसद देश के 30 शहरों को भिखारियों से मुक्त करके लोगों का पुनर्वास कराना है। उत्तर में अयोध्या से लेकर के पूर्व में गुवाहाटी और पश्चिम में त्र्यंबकेश्वर से लेकर के दक्षिण में तिरुवनंतपुरम तक के
शहर सेलेक्ट करके उन्हें भिखारी मुक्त करने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य भीख मांगने वाले वयस्कों, विशेष करके महिलाओं और बच्चों का सर्वेक्षण करके उनका पुनर्वास और फिर विकास करना है, उन्हें नया जीवन देना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का लक्ष्य इन 30 शहरों में उन हॉटस्पॉट की पहचान कराना है जहां लोग भीख मांगते हैं। फिर 2026 तक इन 30 शहरों को भिखारियों से मुक्त बनाने में जिला और फिर नगर निगम अधिकारियों का समर्थन करना है। भिखारियों के लिए शुरू की गई इस्माइल योजना के तहत इसे टारगेट किया गया है। जी आपको बता दूं कि 30 शहरों में सर्वे कराने वाले मंत्रालय फरवरी 2024 में एक नेशनल पोर्टल और फिर मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा ताकि भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का डेटा तैयार किया जा सके। जब 30 शहरों में से 25 शहरों में टारगेट अचीव करने का प्लान मिल गया है। दोस्तों बिहार में जदयू भाजपा के गठबंधन वाली नई सरकार बन गई है। इसे लेकर के सियासी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनाने की भारतीय जनता पार्टी को कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि ये कीमत भाजपा को लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि बीते रोज ही जदयू भाजपा के गठबंधन की सरकार का गठन हुआ है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके 2 डिप्टी सीएम और 6 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई है। दरअसल प्रशांत किशोर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें इसमें वे भारतीय जनता पार्टी और फिर नीतीश कुमार को लेकर के भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा और कैमरे के सामने भी कहा कि नीतीश बाबू अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो फिर उनको 5 सीट भी नहीं मिलती। इसी डर से पहले तो भागे, उनको मालूम था कि खाता तो नहीं खुलने वाला है, ऐसे में भागे भाजपा में। अब इस नई व्यवस्था में जरूर एनडीए के नाम पर, मोदी के नाम पर भाजपा के साथ लड़ने में कुछ सीटें उनको मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और भविष्यवाणी कर देता हूं कि सबसे बड़ी कीमत इस गठबंधन की भाजपा और उनके दल वाले फेस करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। लोकसभा में नहीं, लेकिन भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जो भाजपा का समर्थक है, जो उनका नेता है, उनका डर है, नेता है, आज उनके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर आप जिस नीतीश कुमार को आपने 2020 में थोपा, तब भी आपके 75 एमएलए थे, इसके 42 थे। आप क्यों नहीं बिहार को सुधारने का जिम्मा लिया? एक बार फिर से नीतीश कुमार भागे तो फिर आपने कहा कि वे धोखेबाज हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।